यस सर होगा था। चलिए, बायट सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़नी है, मतलब पहले हम डेरिवेशन देख लेंगे उसका पूरा, और उसको कहाँ कहाँ और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, तो बढ़िया सा टॉपिक है, डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन आपको एक्चुअल में टेक्स्ट बुक में नहीं है तो प्रिपेयर नहीं करना है एग्जाम के लिए, हाँ, लेकिन ये आपको आना चाहिए, डेरिवेशन मतलब समझ में आना चाहिए। बाकी तो आप जस्ट आपको फॉर्मूला याद कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, तो फॉर्मूला भी प्रिपेयर कर लेंगे आप, तो कोई टेंशन नहीं है। तो हमने कल ऐसा देखा था लास्ट लेक्चर में कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो वो करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है उसके सराउंडिंग एरिया में, ये हमने देखा था। अब वो जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो हम एक वायर लेते हैं और वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ये वायर लिया, इसमें से करंट जा रही है आई, जैसा ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना वैसे ही यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये डी है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर पॉइंट है आपका पी। तो इस पी पॉइंट के ऊपर इस करंट कैरिंग वायर इसमें से जा रही है करंट आई, तो इसकी वजह से हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए, तो ये हो गया आई, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैं कह देता हूँ डी। अब वैसे ही कहानी है जैसे हमने वहां पर देखा था कि हम अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर देखेंगे पर थीटा आपका 1 हो जाएगा, थीटा 1 ऐसे करके। मान लो कि मैं इस एंड को देख रहा हूँ तो ये जो एंगल यहाँ पर भी देखूंगा यहाँ पर खड़े होकर, फिर इस एंड को भी देखूंगा यहाँ से, तो आपको वो वाली कहानी तो पता ही है, थीटा 1 थीटा 2 वाली है। तो वैसे यहाँ पर वही लिखना है फिर से। तो ये जो एंगल है वो मान लीजिए कि यहाँ से थीटा 1 देखता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये थीटा 2 है, ठीक है। अब आप वहां पर जैसे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया था, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे हमने उसके पार्ट बनाए थे ना थीटा पर जाकर, वैसे यहाँ पर भी ऐसा करना है कि थीटा पर जाकर हम पार्ट निकालने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थीटा पर जाते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ से छोटा सा ये डी थीटा ले लेता हूँ, छोटा सा पार्ट। तो मैं यहाँ से थीटा पर गया, देखना ध्यान से, यहाँ से कौन से एंगल पर गया, थीटा पर, और कितना पार्ट लिया मैंने, छोटा सा डी थीटा। अब जैसे ये डी थीटा लिया तो थीटा एंगल में भी ब्रेक हुआ, और यहाँ से मैं वाई पर ऊपर गया और छोटा सा पार्ट डी वाई भी लिया, मतलब 2 बार मैंने ब्रेक किया दोनों तरीके से। एक तो मैंने यहाँ से एक्सिस वाले पॉइंट से किया और एंगुलर पार्ट में भी उसको ब्रेक किया, मतलब थीटा पे जाके डी थीटा, और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो वाई पे जाकर डी वाई, ऐसे करके मैंने ब्रेक कर लिया। अभी छोटे से एलिमेंट है आपका, छोटा सा एलिमेंट डी वाई है ना, तो डी वाई की वजह से आपको ये पी पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, उसके लिए हम जो बायट सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला था हमारा उसको हम लगाना चाहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं धीरे से। अब बताइए ये जो थीटा है ये एंगल कितना होगा, 90। ये कितना होगा 90 माइनस थीटा बाकी का, तो बताओ ये यस सर। कितना होगा 90 प्लस थीटा। ये क्लियर होना चाहिए विजन पूरा एंगल का, है ना। फिर से बता देता हूँ, देखिए ध्यान से, फिर से रिपीट करता हूँ उसी चीज को। ये देखो ये थीटा है, ये एंगल, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा। इसका रीजन क्या है पता चला, क्योंकि टोटल तो 180 होता है ना, स्ट्रेट लाइन है। अब देखो ये 90 प्लस थीटा और जोड़ दो प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो टोटल कितना हो गया 180 ऐसे। तो टोटल अगर स्ट्रेट लाइन देखे तो स्ट्रेट लाइन में तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा आपका। चलिए अब बात करते हैं इसकी, जो बायट सावर्ट लॉ लगाने के लिए ट्राई करते हैं। तो बायट सावर्ट लॉ आपको बताइए, फॉर्मूला में फिर से एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ। dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर आई, फिर dl, फिर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इसको हम यूज करने वाले हैं। चलिए चलिए तो वैल्यू मुझे बता दे। चलिए सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन राइट db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, डीएल के बदले क्या लिखूं मैं, डीवाई, छोटा सा एलिमेंट कौन सा है आपका डीवाई एलिमेंट यहाँ पर। साइन थीटा क्या लिखूं बताओ, थीटा कितना थीटा है, सर डी थीटा 90 कितना माइनस थीटा। है 90 प्लस थीटा। याद करो कल हमने बात किया था, करंट एलिमेंट ऊपर जा रहा है ना तुम्हारा डीवाई, और तुम्हारा ये जो पार्ट है यहाँ पर है पी पॉइंट, तो डीवाई से तुम्हें कौन सा एंगल लेना चाहिए, पी की तरफ मुड़ना है, तो ये वाला एंगल, यहाँ पर है कौन सा एंगल 90 प्लस थीटा। क्लियर ऐसे।
मैंने कहा था ना Yes, एंगल sir. थीटा किसके बीच का है, डीएल और आर के बीच का। तो यहाँ पर डीएल के बदले डीवाई है, ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है इसकी वजह से। यहाँ पर ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बताओ आर स्क्वायर मतलब ये वाला पार्ट। D अब देखो मैं square. हाँ हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये डी है। नहीं नहीं नहीं, डी स्क्वायर नहीं होता दोस्त, यहाँ पर देखो ये डी है, तो ये थीटा है। तो क्या मैं इसको हाइपोटेन्यूज Yes, को sir. डी सेक थीटा लिख सकता हूँ? ये पता है क्या? कॉस थीटा लिखोगे आप तो उसको इन्वर्स करोगे तो हाइपोटेन्यूज को मैं क्या लिखूंगा, डी सेक थीटा। तो ये होता है तुम्हारा आर। याद करो कहाँ से कहाँ पॉइंट पर जा रहे हो। तो ये है तुम्हारा जो मैं डार्क लाइन बना रहा हूँ, वो होता है तुम्हारा आर। आर्क हो गया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी सेक थीटा का स्क्वायर, है ना। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी सेक थीटा कैसे आया देख लीजिए एक बार, है ना। वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज किया सर, है सेक थीटा का। हाँ बोलो। इसमें वो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं कर सकते? कौन सा? 90 डिग्री है ना। हाँ, एक्स हाँ इज इक्वल लेकिन टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो टिपिकल हो जाए टास्क, ये अच्छा सीधा हो जाता है इस। ये मान लो ये थीटा है तुम्हारा, ये डी है यहाँ पर, है ना। तो हाइपोटेनस निकालना है। तो मान लो कि cos थीटा अगर हम कहें तो cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो तुम्हारा हाइपोटेनस जो है यहाँ से, तो ये मैंने लिख दिया इसी के ऊपर हाइपोटेनस। तो होता है। हाइपोटेनस क्या होगा, डी बाई cos थीटा, और 1/cos क्या होता है, सेक। तो मैं क्या लिखूंगा, डी सेक थीटा ऐसे कर, है ना। तो मैंने वहां पर ऐसे पुट कर दिया। तो आर जो वैल्यू है, ये जो तुम्हारी आर है, और वो क्या होगा तुम्हारा डी सेक थीटा। क्लियर, ये खत्म ना। बस इसको हम रिपीट करेंगे पूरा, मतलब अब बाकी सब तो स्टेप जो है ना वो मैथ्स है, यहाँ बाकी सब खत्म हो चुका है। चलिए अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट सबको, देखते जाते हैं क्या क्या होता है। सो वी कैन राइट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई। बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये तो आपको पता होना चाहिए, डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा बताओ, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इतना आएगा। देख लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसा लग रहा है, कंडीशन ऐसी हो रही है कि वेरिएबल दो है यहाँ पर। एक तो थीटा भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है। तो ये तो आपने डीबी निकाला, उसके बाद मुझे फाइनल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मुझे इंटीग्रेट करना है इस फॉर्मूला को पूरे को। और अब मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा, तब मुझे कंफ्यूजन कहाँ होगी कि यहाँ पर देखो डीवाई में भी ब्रेक किया हुआ है तुमने, और डी थीटा में भी ब्रेक किया हुआ है। तो दोनों जो वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल तुम्हारे इक्वेशन के अंदर आ चुके हैं। तो दोनों वेरिएबल की हिसाब से तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखते डी हैं। वाई को थीटा में कन्वर्ट। यस, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, तभी ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। जो मैथ्स वाले अगर इंटीग्रेशन चल गया है तो उनको पता होता है टू वेरिएबल का इंटीग्रेशन कभी भी होता नहीं है, तो उसको मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ। क्या आपके पास ये ट्राइंगल है, देखिए छोटा सा है ना, बाजू में बना देता हूँ मैं। ये ट्राइंगल में यहाँ पर है आपका वाई, यहाँ पर है डी, और यहाँ पर है थीटा। तो क्या मैं यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी लिख सकता हूँ? सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू डी टेन थीटा। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ अब, डी वाई बाई डी थीटा। बताओ डी वाई बाई डी थीटा, डी एज इट इज डी सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और डी इंटू थीटा डी उधर चला थीटा। गया। तो हाँ। मैं डी वाई को क्या लिख सकता हूँ, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसा लिख सकता हूँ ना यहाँ पर डी वाई के बदले। यस सर। अच्छा यस, तो अब देखो अब खत्म हो गया काम। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई के बदले देखो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई निपट गया यहाँ पर। और उसके बाद तुम्हारा बच्चा है पीछे cos थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या है तुम्हारे पास, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक डी से डी एक कैंसिल, है ना। तो अब कितना बचा पार्ट, तो जितना भी बचा वो लिख लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर तुम्हारा मिल जाएगा यहाँ से। चलिए, तो वी कैन राइट डीबी इज इक्वल टू, जो भी बचा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर बचा है आई, फिर देखो डी तो हाँ cos डी थीटा नीचे। डी थीटा, और नीचे डी और बचा, डी। इतना बचा तुम्हारे पास। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि डीबी का डीबी 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 छोटे से मिलते जाएंगे, और फाइनल इंटीग्रेट करना पड़ेगा बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। यस तो सर। वी हैव टू इंटीग्रेट, यस सर। इंटीग्रेट कर दिया तो तुम्हें फाइनल बी मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन में तुम्हें पता है कि जो भी कांस्टेंट होता है वो सब बाहर, तो म्यू नॉट आई यस सर। अपॉन 4 पाई डी बाहर, इंटीग्रेशन
cos थीटा डी थीटा, लिमिट कौन बताएगा? -θ2 to θ1। यस, -θ2 से लेकर +θ1, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, वो वाली इंटीग्रेशन वहां पर यस सर। हमने किया था, वैसे का वैसा ही तो डेरिवेशन है। अब रख देते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, बताओ cos थीटा का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बताइए, sin थीटा, cos थीटा का हो गया आपका sin थीटा, और यहाँ से -θ2 से लेकर +θ1। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एज इट इज बी इज इक्वल टू, पहले रिप्लेस करेंगे θ1 से, sin θ1 माइनस, फिर ब्रैकेट माइनस θ2 अंदर चला जाएगा, और आपको पता है साइन जो -θ होता है वो माइनस बाहर आ जाता है, प्लस तो हो जाएगा माइनस बाहर। प्लस हो जाएगा। तो फाइनल बी का फॉर्मूला आ गया है आपका म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, और ब्रैकेट में बचेगा आपका sin θ1 प्लस sin θ2, फॉर्मूला खत्म, डेरिवेशन आपका पूरा। तो ये है डेरिवेशन ना, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, कुछ है नहीं। आपको तो जैसे मैंने कहा फिर से कि आपको क्या याद कर लेना है इसमें, ये जो फॉर्मूला है ना लास्ट, उससे आपका सभी काम बन जाएगा, है ना। डेरिवेशन तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आपको इससे पूरा काम समझ में आ जाएगा, कभी कोई भी न्यूमेरिकल में नहीं अटकेंगे। और θ1 θ2 कैसे लेना है वो भी आपको पता चल चुका है ना। म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी sin θ1 प्लस sin θ2, ऐसे करके। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, वैसे ही केस है इनफाइनाइट वायर के और सेमी इनफाइनाइट वायर के, है। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं ना, वो इनफाइनाइट वायर के दिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो दिए हैं वो किसके दिए हैं, इनफाइनाइट वायर के दिए हैं। तो इनफाइनाइट वायर जो है एक एजम्पशन है, पहले तो मैं बता देता हूँ, इनफाइनाइट वायर कुछ होता नहीं है, इनफाइनाइट एजम्पशन होता है, वो मैंने आपको एक बार बताया था, अगर शायद याद हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इनफाइनाइट एक एजम्पशन कैसे होता है, अगर मान लो कि आपके पास ये दीवार है पूरी, है ना, इतनी बड़ी दीवार है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर इतने पास इसके खड़े, तो क्या आप अगर ऊपर देखेंगे, है ना, तो आपके लिए तो ऊपर का जो एंड है वो तो इनफाइनाइट पर लगेगा, और नीचे का एंड जो है वो भी कितना लगेगा, इनफाइनाइट पर, है ना। तो ये इनफाइनाइट वायर होता नहीं, इनफाइनाइट हम क्या करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं पूरा, है ना। आप वॉल के अगर कोने के पास अपना नाक टच करवा लो, है ना, और उसके ऊपर देखने का ट्राई करो, तो आपको ऊपर का एंड है वो तो इनफाइनाइट लगेगा, है ना। ये रीजन है, बाकी तो कुछ है नहीं, इनफाइनाइट आपको फिर मान लेना होता है उसमें, इनफाइनाइट वायर जैसी कोई चीज नहीं है। अब इसमें इनफाइनाइट के लिए केस स्टडी करते हैं, फॉर्मूला हमें पता चल चुका है। चलिए, तो ये फाइनाइट लेंथ का प्रॉब्लम था आपका, ये सॉल्व हो गया। फाइनाइट लेंथ के लिए मैं आपको बता दूंगा, अभी एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे इसमें, स्क्वायर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो वो भी हम देख लेंगे। चलिए फॉर्मूला याद हो चुका है, केस स्टडी करते हैं। केस जो है आपका इनफाइनाइट लेंथ के लिए, ये हो गया आपका इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम केस स्टडी करने जा रहे हैं। अब इनफाइनाइट लेंथ में क्या करेंगे, बताओ, θ1 और θ2 की वैल्यू याद है क्या? 90 हो जाएगी। यस, यहाँ से भी इनफाइनाइट, यहाँ से भी इनफाइनाइट, और उसके परपेंडिकुलर ऐसे चल रहे हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं पी पॉइंट के ऊपर, तो आप ऊपर देखना चाहेंगे, तो ऊपर मतलब आपको कितना ऊपर देखना पड़ेगा, 90 डिग्री, और θ2 भी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, है ना। तो 90 90 आप मेन फॉर्मूला आपका क्या था, मेन फॉर्मूला याद कर लो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है आपको, θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90, बताओ क्या आंसर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, 4 पाई डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, है ना, साइन 91, तो 1 + 1 2 हो गया, और ये 2 से ये 4 कैंसिल, तो 2, तो फाइनल आंसर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी। ये आपको आंसर याद रखना है, इसके 3 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिए हैं। आपको कहा नहीं गया है कि वो वायर आपका इनफाइनाइट है, बस आपको बस ऐसे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो तो आपको खुद को एज्यूम करना है कि ये जो होता है वो आपका इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले चलो सेमी इनफाइनाइट भी निपटा देते हैं, बाकी जनरली या यूज नहीं होता है इसका, लेकिन केस 2 देख लेते हैं उसमें सेमी इनफाइनाइट का, वो भी खत्म हो जाए। चलिए सेमी इनफाइनाइट में बताओ, θ1 कितना होगा,
सेमी इन्फिनिट ड्रॉ भी कर एक 90 होगा, एक 0 हो जाएगा। आप। अगर मान लो ये ऊपर का जो एंड है ना वो तो ऊपर ही चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर से अनंत है, नीचे यहाँ स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो ऊपर तो आपको 90 डिग्री तक देखना ही है, तो θ1 जो है वो 90 डिग्री, और θ2 है वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, तो b इज इक्वल टू, बताओ पहले साइन 91 और साइन 0, साइन 0 तो 0 और साइन 91, तो बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, 1 ही आएगा। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी, ये होगा आपका आंसर। लो, है ना। तो ये दोनों आपके इनफाइनाइट लेंथ और सेमी इनफाइनाइट। आपको तो बेसिक फॉर्मूला भी याद रखना है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी sin θ1 प्लस sin θ2, क्योंकि अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसलिए। और सर दोनों इक्वल हो जाए तो? कौन सा? दोनों एंगल। कौन से दोनों एंगल? तो जस्ट वैल्यू पुट कर देना तुम्हें उसमें। फिर उसमें उसमें क्या होता है कि अलग अलग तुम केस बनाते जाओगे तो वो तो बनते जाएंगे। तो जस्ट अलग अलग, अगर इक्वल है अलग अलग है तो जस्ट वैल्यू पुट करो, मेन फॉर्मूला बेसिक याद कर लो, उसमें जस्ट वैल्यू पुट करो, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर तुम जैसे कह रहे हो। तो मतलब जो भी θ1 θ2 सेम है तो 2 टाइम्स साइन थीटा हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो फिर अलग अलग इतना केस नहीं बनाते, हम सीधा क्या करते हैं, याद कर लेते हैं मेन फॉर्मूला को। चलिए नेक्स्ट जो है आपका मेन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट स्लाइड एक बार वापस बताओ ना एक बार। वो डिलीट कर दी उसमें, वीडियो में ओके आएगा सर। रिकॉर्डिंग, है ना, ये मतलब हाँ स्क्रीन के ऊपर नहीं है, वो पीपीटी में है ना, तो नहीं आएगा। हाँ एक मिनट आ जाएगा, एक मिनट, ये आ गया, कंट्रोल जेड से आ जाता है, देख लो। सर आगे समझ में आ गया। ओके, आगे का करूँ क्या? नहीं, अब आगे का तो नहीं होगा, यस सर। ये है फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर में आपकी जा रही है करंट ऐसे आई, तो ये क्लॉकवाइज करंट जा रही है आपकी, और करंट आई जा रही है, स्क्वायर की साइड है आपकी ए, ये हो गया आपकी स्क्वायर की साइड है। आपको सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए सेंटर की वजह से, लूप की वजह से सेंटर के ऊपर। आप मुझे बता पाएंगे कि जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? सबसे पहले तो इनवर्ड क्या आउटवर्ड, इसकी वजह से। तो इसका एक सिंपल रूल है, याद करो, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है ना, सुन लेना ध्यान से तो ये जल्दी हो जाएगा। ये सर्कल में भी सही है, स्क्वायर में भी सही है ना। एक तरीका ऐसा है कि आप अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज अपनी फिंगर्स घुमाओ, इनवर्ड। तो थंब कैसे आता है? इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो सेंटर पे ऊपर क्रॉस करके सर्कल, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी लूप हो, है ना, स्क्वायर, यहाँ पर हेक्सागोन, पेंटागोन, कोई भी लूप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आपकी थंब घुमाओ, मतलब पूरी फिंगर्स घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको थंब है जो कहाँ मिलेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो सेंटर से लेकर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है पूरी की पूरी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको इसमें भी चार चार अलग अलग तरीके से चेक करना है तो भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इतना वायर लेता हूँ ये परपेंडिकुलर, तो आपको तो पता ही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिलती है इस पॉइंट के ऊपर इनवर्ड, फिर यहाँ देखेंगे तो इनवर्ड इसकी वजह से, इसकी वजह से इनवर्ड, और इसकी वजह से इनवर्ड, तो सभी इनवर्ड में जुड़ जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं है इसमें। तो ये सीधा समझ में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन तो जो है ना वो फॉर्मूला यूज करना है, एंगल कितना होगा वो आपको निकालना है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखूंगा और ये ऐसे, और यहाँ से मैंने ऐसे देखा, स्क्वायर साइड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना होगा सबसे पहले तो बताइए, वो भी आपको ही निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होता है बताओ? a/2 होता है। ये थीटा कितना a/2 होता है? हाँ, ये थीटा कितना होगा? अरे थीटा चाहिए 30 30 60 क्या बात करो, 45 45 45 नहीं आएगा, स्क्वायर है ना पूरा दोस्त। ये 90, ये 45, ये 45, सभी एंगल 45 रहते हैं इसमें। हाँ ये भी एंगल 45 है ना, ये भी एंगल 45, ये 90 आपका बीच में, और ये भी एंगल जो है वो आपका 45 डिग्री 45। ऐसा नहीं होता सर, ये देखो ये a/2 है तो उसका cos थीटा लेगा तो आपको एंगल 60 नहीं आएगा? कौन सा? मैंने वो ट्राइंगल से थोड़ी समझ में आता है वो, यहाँ a/2 ले, इसका मतलब कैसे वो 60 हो जाएगा? 60 डिग्री कैसे बनता है तो मुझे जरा बताओ।
जैसे कि वो जो नीचे वाली जो एडजेसेंट लाइन है वो cos थीटा होता है, हाइपोटेन्यूज वो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू cos थीटा होता है, तो कौन सा हमारे पास है नहीं नहीं निकालना कौन सा है हमें, तुम वो देखो अपने कंपोनेंट नहीं लेते। परपेंडिकुलर निकालना है ना। ये 45 ये थोड़ी तुम्हें पता है, ये पता है क्या तुम्हें? ये वाली लाइन तुम्हें पता है? इसके कंपोनेंट लोगे ना तुम, इसके। सर नहीं ये तो वाली भी लाइन भी तो पता है, हम्म a/√2 हो जाएगी ना। हाँ, ये पूरा अगर तुम स्क्वायर हाँ देखो, हेलो ना, तुम चेक कर लो। ये हाँ पूरा अगर तुम देखो तो ये मतलब ये हाँ पूरा डायगोनल है। डायगोनल कितना हाँ होता है? a√2 होता है। √2 है। a√2 होता है। √2 ये हो गया तुम्हारा a/√2। ठीक है, हाँ ये हो गया a/√2। a/2। बताओ अब एंगल कितना? हम्म, 45 है क्या? 10 45 रख के देखो क्या सेट हो रहा है? अब 45 आएगा। आ गया क्या? हाँ है ना, 10 45 चेक हाँ करो। 45 टेन तो आ रहा है cos सर। आएगा। है ना, तो अब कुछ भी रख कर चेक कर लो। तो अब तुम्हें एक्चुअल में चाहिए क्या पता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ना। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल दो मैं? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला था याद करो, ये स्क्वायर मतलब ये लाइन थी और मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकालना था ना, ये वाला। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख देता हूँ, ये ओ हो गया और फॉर एग्जाम्पल ये ए हो गया, तो ओ ए निकालना है मुझे। तो अब तो एंगल तो मुझे पता ही है 45, तो मैं निकाल ही सकता हूँ। बताओ 10 डाल दूं, 10 45। सो वी कैन राइट 10 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है आपका? a/2 यहाँ से। सो ऑपोजिट इज इक्वल टू a/2 मल्टीप्लाई बाय 10 45। 10 45 कितना होता है? 1 1। सो ऑपोजिट इज इक्वल टू a/2। यहाँ से ये हो गया आपका a/2, ये भी साइड मतलब आपको मिल गई है a/2, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये a/2 हो गया। ये यहाँ से तुम देख रहे हो कितने एंगल पर? 45 एंगल पर। यहाँ से देख रहे हो कितने एंगल पर? 45 एंगल पर। क्या 45। मैंने तो एक ही साइड के लिए बताया ना तुम्हें, ये साइड के लिए बताया, क्या सभी साइड के लिए सेम टू सेम बन रहा है क्या? चेक यस करो। सर। तो मेरा जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना चाहिए? 4। ठीक है, तो आपका बी का आंसर अब देखना, फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1/4d साइन sin थीटा थीटा 1 वन minus sin थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये हो गया। into 4। अब इसमें नेट निकालना है, तो ये तो एक के लिए था, मुझे मल्टीप्लाई बाय क्या करना चाहिए? 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल है ना, 4 बार मुझे कैंसिल। ऐड करना चाहिए, तो सब तो वैल्यू डाल दो। म्यू नॉट आई बाई पाई डी। ठीक है, और साइन थीटा 1 मतलब साइन 45, साइन 45 दो बार मतलब 2 टाइम्स साइन 45। साइन 45 की वैल्यू बताइए? 1 बाय 1/√2। 1/√2। सो म्यू नॉट आई 1/√2। और 2 यहाँ पर पाई डी और 1/√2, तो √2 यहाँ पर, तो ऊपर √2 आ जाएगा एक और, है ना, तो हाँ √2 म्यू √2 नॉट म्यू आई नॉट आई अपॉन पाई डी। पर पाई डी। ये हो गया आपका आंसर है ना, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया, पूछा ही नहीं क्वेश्चन में देखो। हाँ, तो मतलब आपको कोई भी एंगल दे दे, अब क्या आप निकाल पाओगे? बस आपको एंगल के खेल है बस, बाकी तो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो ये सब एंगल के खेल है। बाकी एंगल में ये दे देंगे वो दे देंगे, है ना, ऐसे करके एंगल आपको घुमाते रहेंगे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो गया, देखो इनफाइनाइट लेंथ का फिर से मैं बता देता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, है ना, इनफाइनाइट लेंथ के लिए। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी हम उसको याद कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर ये आपकी एक्सरसाइज का 2 ना, 4.2 4.3 4.4, ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, वो तीनों क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के ही है ना, एनसीईआरटी के। तो तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए बारी बारी करके। चलिए 4.2 स्टार्ट करते हैं। A long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of field B at a point at 20 centimeter from the wire? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर से करंट जा रही है 35 एम्पियर, 35 एम्पियर जा रहा है। चलिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना देता हूं मैं, जिसमें से करंट डाल देते हैं यहाँ पर 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, मतलब यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर, ऐसे ये पॉइंट है पी। मैं आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ फॉर्मूला क्या लगाऊं? बी इज इक्वल टू, क्या आपको यहाँ पर कहा गया है फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट? कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है ना लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो मैं कौन सा केस कंसिडर करूंगा इसके लिए? इनफाइनाइट वायर का। और फॉर्मूला इनफाइनाइट के लिए क्या आया था? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, है ना। अब तो काम खत्म, म्यू नॉट की वैल्यू बताओ, 4 पाई इंटू
10⁻⁻⁷ करंट की वैल्यू 35 डिवाइड बाय यहाँ पर 2 पाई और डिस्टेंस डी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। बताइए अब इसका आंसर क्या आता है सॉल्व करके। तो 3.5 into 10 raised to minus 5 3.5 into 10⁻⁻⁵ ओके राइट है। यस, ये हो जाएगा आपका। यूनिट इसका क्या है? टेस्ला है ना, मैग्नेटिक फील्ड में याद yes, रखना यूनिट हमेशा टेस्ला होता है। ये इसके भी आधे मार्क होते हैं, मतलब 2 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आधा मार्क इसका होता है फिर इसमें। चलिए वैसे ही देखो, तीनों क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने। प्रॉब्लम कहाँ है तीसरे चौथे में? उसमें डायरेक्शन पूछिए। पहले में तो सिर्फ और सिर्फ उसने क्या कहा था? मैग्नीट्यूड कहा था, क्योंकि उसने डायरेक्शन भी बताई नहीं थी, कहाँ करंट जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, कहाँ पर खड़े हैं, वो कुछ बताया नहीं था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में तो उसने मेंशन किया हुआ है क्लियरली, है ना। तो देखिए आप ध्यान से, a long straight wire with a horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction। अब देखना ध्यान से, अब ये क्लियरली आपको मेंशन किया गया है, तो आपको डायरेक्शन बनानी चाहिए यहाँ पर, है ना। उसके बाद ही आप मतलब आपका आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन आपको शो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। चलिए, ये हो गया डायरेक्शन का चार्ट आपका, NEWS न्यूज। तो यहाँ पर देखो 50 एम्पियर जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये करंट ऐसा जा रही है 50 एम्पियर की इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ चला गया। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ईस्ट ऑफ द वायर मतलब यहाँ पर कितनी दूरी पर है? 2.5 मीटर के ऊपर। चलिए, तो 2.5 मीटर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी निकालनी है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। बताइए, मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान ही है, फॉर्मूला तो आपको याद ही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई डी। ऐसे तो निकल जाएगा। डायरेक्शन कौन बताएगा? कौन सी डायरेक्शन आएगी? वो राइट है आप घूमेंगे, इनवर्ड। हाँ मतलब ये करंट की डायरेक्शन, उसके हिसाब से आप कैसे घूमेंगे? इसकी डायरेक्शन में घूमेंगे। डाल के देखिए जरा करंट की डायरेक्शन में, और ऐसे घूमो। कहाँ ऊपर की डायरेक्शन आ रही है क्या? अपर डायरेक्शन यहाँ पर। तो डॉट करके क्या करूंगा मैं? वर्टिकली अपर। वर्टिकली अपर डायरेक्शन। तो आपको आंसर में भी दिख जाएगा, वहां पर लिखा होगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन। क्या निकाल पाओगे? वैल्यू डाल देते हैं। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना दिया है आपको? 50 एम्पियर है, अपॉन 2 पाई डी। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? 2.5 मीटर है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बताइए आंसर कितना आ रहा है? सर ये 4 into 10 raised to minus 6 है। 4 into 10⁻⁶ 4 into 10⁻⁻⁶ टेस्ला, यस राइट। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, और फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा टिपिकल क्या है, डायरेक्शन निकालना। बाकी तो आपको मतलब फॉर्मूला तो आता ही, एक का एक ही फॉर्मूला यूज करना है बार बार। अब हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मतलब ऐसी कंडीशन है, देखो आपके ऊपर से वायर जा रही है ना, मतलब आप नीचे खड़े हो, आप मतलब मान लो कि नीचे रास्ते से जा रहे हो, और आपके ओवरहेड जो केबल लगे होते हैं, पावर केबल, उसकी बात कर रहे हो, है ना। तो ये डायरेक्शन थोड़ी टिपिकल हो जाएगी निकालने के लिए, तो ध्यान से सोचना। 3 डायमेंशन थोड़ा एजम्पशन चाहिए इसमें आपका, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना तो अब आपको आ गया है। ये हो गया डायरेक्शन, कहाँ से किया है आपको? ईस्ट टू वेस्ट। चलिए, मतलब ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट आप ऐसे, मतलब आप यहाँ पर खड़े, देखो ये नीचे, है ना, ओवरहेड हो गया आपका, देखो नीचे से। अब बात करें व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। 90 एम्पियर का करंट है, और लाइन का जो डिस्टेंस है वो है आपका 1.5 मीटर। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई डी। वैल्यू डाल देते हैं। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ करंट है आपका 90 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई, डिस्टेंस जो है आपका 1.5। बताइए आंसर कितना? सर 12 into 10 raised to minus 6। लेट मी चेक। 1.2 into 10⁻⁵ यस, दोनों का सही है। हाँ 1.2 हाँ, उससे सिर्फ पॉइंट आगे नहीं लिया, 12 बोल दिया। 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। यस, minus 5।
अब इसमें डायरेक्शन बतानी, बता पाओगे क्या डायरेक्शन, कौन सी सर डायरेक्शन? आउटवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, ऐसा नहीं है, नॉर्थ साउथ ऐसा है कुछ। तो नाउ इसलिए नॉर्थ के साइड आउटवर्ड में। आपको कहाँ घूमना है, अब आपको ये तो पता चल गया, अब घूमना तो वो तो समझ में आ गया ना आपको, कहाँ से डीएल की डायरेक्शन ये हुई, आर की डायरेक्शन ये हुई, आर ये है, तो डीएल से आर की तरफ घूमो यहाँ पर। तो बताओ थंब कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, अपर डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? अब देखो यहाँ पर एक एजम्पशन क्या लेना है पता है, कि जैसे ये ईस्ट और वेस्ट किया है ना, तो आपने जो प्लेन है ना वो ऐसे आपके ऊपर मानी हुई है पूरी, आपका जो 4 डायरेक्शन का प्लेन है आपके ओवरहेड के ऊपर है, तो मतलब ऐसा प्लेन होगा कि अंदर की डायरेक्शन और ये बाहर की डायरेक्शन ऐसे, मतलब एक इनवर्ड और आउटवर्ड ऐसा हो जाएगा ना। तो ऊपर की अगर डायरेक्शन देखे, आपको भी पता है ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है आपकी, नॉर्थ हो जाएगी, और नीचे की क्या हो जाएगी, साउथ। तो यहाँ पर ऐसे है, लेकिन आपके आपके हेड के ऊपर ये छत के जैसे छत होती है ना, वैसे वहां पर आप इसको प्लेन को एज्यूम करो, तो आपके लिए कौन सी डायरेक्शन आएगी बताओ, साउथ आएगी ऊपर देखने पर। तो यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन है वो जो है वो आपकी साउथ आ जाएगी, है ना, ये याद रखना। सर डायरेक्शन खबर ना पड़ी। हाँ सर, साउथ कैसे आया, नॉर्थ नहीं आया ना? हाँ नॉर्थ है यहाँ से। कहाँ से नॉर्थ आएगा? तुम घूम रहे तो हो अल वेस्ट से साउथ। ऐसे, हाँ तो घूम बस तो ऊपर ही आ रहे हैं थम तो। नहीं कहाँ, तुम घूम रहे हो वेस्ट से साउथ, तुम जरा ध्यान से देखो यहाँ पर एजम्पशन क्या लेना है, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना कि ये जो लास्ट में हमने प्लेन बनाई थी ऐसा नहीं है, ये वाली प्लेन नहीं है आपकी, ये ऐसा नहीं है, ये जो ये पूरी प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल है, पेपर हाँ शीट होती है हॉरिजॉन्टल, वैसे। मतलब ये तुम्हारे माथे के ऊपर है ये प्लेन। अब हाँ सोचो हाँ, ध्यान पता से, चला। अब हाँ ये तुम्हारे कहाँ पर है, माथे के ऊपर, तो प्लेन कैसे हो जाएगी माथे के ऊपर, जरा सोचो इसको रखकर। और तुम खड़े हो कहाँ, इस लाइन के नीचे, नीचे कहीं पर, अब तुम दिख ही नहीं रहे हो, ये जो लाइन है ना इसके नीचे खड़े हो यहाँ पर ऐसे। अब जरा घूम के देखो इस डायरेक्शन में, डालो थंब, नॉर्थ में आ पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर तुम खड़े हो थंब, और किधर किधर घुमा रहे हो, थंब थंब सॉरी, थंब गलती से डाल दिया, फिंगर्स यहाँ डालो, फिंगर्स, और फिंगर्स से घूमो ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर, इसको करो कर। बताओ अब कहाँ से नॉर्थ में आएगा, लेफ्ट साइड में रखो और फिंगर्स नीचे घुमाओ, नीचे के डायरेक्शन में, तो साउथ आ रहा है कि नॉर्थ आ रहा है? नॉर्थ।